को मनाना आसान है। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मिट्टी की रक्षा, फसलों की सुरक्षा नाम से सोशल मीडिया पर कृषि मंत्रालय ने किसानों के लिए साझा की है जानकारी। मंत्रालय ने कहा कि भूमि संरक्षण करने से किसानों को फसलों से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा, बल्कि मिट्टी की उर्वरा क्षमता भी बढ़ेगी। गर्मियों में मूंग एवं उड़द की खेती किसानों के लिए हो सकती है फायदेमंद। किसान लागत कम करने के लिए सुपर सीडर मशीन से कर सकते हैं बुआई। मेघालय में 5 से 13 अप्रैल तक होगा स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन। राज्य का परिवहन, कृषि और किसान कल्याण विभाग साझा रूप से आयोजित कर रहा है कार्यक्रम। किसानों को स्ट्रॉबेरी की बागवानी के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित। और अब समाचार विस्तार से। कृषि मंत्रालय ने किसानों के लिए मिट्टी की रक्षा, फसलों की सुरक्षा नाम से सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की है। मंत्रालय ने अपने इस संदेश के माध्यम से कहा है कि जिसमें कहा गया है कि भूमि संरक्षण करने से किसानों को न केवल अपनी फसलों से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, बल्कि उनकी मिट्टी की उर्वरा क्षमता भी बढ़ती है। और इसी कड़ी में दलहनी फसलों का खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण एवं मृदा के स्वास्थ्य सुधार में भी महत्वपूर्ण योगदान है। इन दिनों हमारी कृषि प्रणाली अनेक समस्याओं जैसे कि मृदा स्वास्थ्य, जल की कमी, वैश्विक तापमान, जैव विविधता, नाइट्रोजन की कमी आदि से जूझ रही है और इनके परिणाम स्वरूप कृषि गुणवत्ता में दिनों दिन कमी आ रही है। इन सभी समस्याओं के समाधान में ये दलहनी फसलें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दलहन फसल उत्पादन मृदा उर्वरता बनाए रखने की अपनी सहज क्षमता के कारण टिकाऊ खेती में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसीलिए दलहन उत्पादन को बदलते परिवेश में मानव पोषण, पशुधन आहार, पर्यावरण तथा मृदा उर्वरकता का टिकाऊ स्रोत कहा जा सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मृदा में नाइट्रोजन दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो इन फसलों की जड़ों में सहजीवी संबंध बनाकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण करते हैं और इससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है और इसीलिए इन फसलों को कम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इन फसलों की कटाई के बाद इनके अवशेष मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बनाए रखने में सहायक होते हैं। ये अग्रिम फसल के उत्पादन में नाइट्रोजन उर्वरकों की मात्रा के प्रयोग को कम कर देते हैं। इन फसलों को हरी खाद के विकल्प के तौर पर उगाया जा सकता है। इन सब बातों का ध्यान रखकर किसान न केवल अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं, बल्कि भूमि संरक्षण करने से किसानों को मिट्टी की उर्वरा क्षमता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। और आगे बढ़ते हैं, जहां मध्य प्रदेश में गेहूं की कटाई के बाद किसान अपने खेतों में अतिरिक्त आमदनी के लिए गर्मी के मौसम में ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द की खेती करते हैं और ऐसे में किसान इसकी लागत कम करने के लिए सुपर सीडर मशीन से इसकी बुआई कर सकते हैं और इसके लिए कृषि विभाग द्वारा नरवाई जलाए बिना सुपर सीडर मशीन से सीधे मूंग की बोनी के लिए प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। सुपर सीडर मशीन नरवाई को टुकड़ों में काटकर मिट्टी के नीचे दबा देती है और बीज की बोनी भी कर देती है। मिट्टी में दबी पराली गलकर खाद बन जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ती है और पैदावार भी ज्यादा होती है। पराली से बनी ये खाद जमीन में पानी सोखने की ताकत को बढ़ाती है। सुपर सीडर मशीन से बोनी करने पर बीज की मात्रा कम लगती है और अंकुरण 90 से 100% रहता है। मेघालय के प्रसिद्ध स्ट्रॉबेरी फल की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य का परिवहन, कृषि और किसान कल्याण विभाग साझा रूप से 5 से 13 अप्रैल के बीच स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन
किया जा रहा है। स्ट्रॉबेरी एक मीठा और रसीला फल है जो अपने विशेष स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। कार्यक्रम के दौरान किसानों को स्ट्रॉबेरी की बागवानी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य के बागवानी विभाग ने विभिन्न केंद्रों और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए हैं। राज्य में स्ट्रॉबेरी की फसल रोपण का मौसम शुरू हो चुका है। और सरकार द्वारा बनाए गए खरीद केंद्रों पर गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदी का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में किसानों को अपने गेहूं को बचाने के लिए मंडी ले जाने से पहले स्टॉल बुक कराने की सलाह दी गई है। किसान सरकार द्वारा निर्धारित FAQ मापदंडों के अनुसार ही गेहूं की उपज को मंडी में ले जाएं ताकि उन्हें गेहूं बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो। मंडी समितियों द्वारा भी किसानों के द्वारा लाए गए गेहूं की साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। इस क्रम में उपार्जन केंद्रों पर किसानों द्वारा लाए गए नॉन FAQ गेहूं के अपग्रेडेशन हेतु लेबर चार्ज के रूप में 20 रुपए प्रति क्विंटल का शुल्क तय किया गया है। पंजीकृत किसानों द्वारा स्टॉल बुकिंग के बाद उपार्जन केंद्र पर लाया गया गेहूं अमानक पाए जाने पर पंजी में दर्ज किया जाएगा एवं किसान को अपग्रेडेशन कराने की सलाह दी जाएगी। किसान द्वारा स्वयं भी अपग्रेडेशन कराया जा सकता है जो कि निःशुल्क रहेगा। मक्का एक बहुउपयोगी फसल है जिसका उपयोग न केवल मानव के भोजन में होता है बल्कि पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। सरकार अब मक्के से एथेनॉल भी बनाने जा रही है जिससे बाजार में मक्के की मांग बढ़ने की संभावना है। मक्के की मांग बढ़ने से किसानों को इसकी खेती से अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। ऐसे में किसान मक्के की खेती की नई तकनीकों को अपनाकर पैदावार बढ़ा सकते हैं। इस वर्ष किसान खरीफ सीजन में ऊपरी जमीन जहां पे वर्षा के पानी का जमाव नहीं होता है वहां मक्का की मेड़ विधि से बुआई करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। मक्का की मेड़ विधि से बुआई करने से बीज, खाद एवं पानी की बचत होती है जिससे उत्पादन लागत में कमी आती है। इस तकनीक से बुआई करके किसान फसल को पकने से पहले गिरने से बचा सकते हैं। और भारत आस्थावान लोगों का देश है। यहां मान्य यानी कई आस्थाओं में एक पवित्र नदियों में स्नान भी है। कुछ समय पहले तक भारत की पवित्रतम और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण शिप्रा नदी का दूषित और गंदा पानी श्रद्धालुओं को निराश कर रहा था और ज्यादातर मौकों पर नदी में पानी कीचड़ युक्त या गंदगी से भरा होता था। शिप्रा को स्वच्छ और प्रवहमान के लिए उनकी 8 सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए स्थानीय लोगों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं और स्वेच्छा से अपनी जमीन छोड़ दी है और श्रमदान दे रहे हैं और जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उज्जैन में शिप्रा संरक्षण अभियान के तहत शिप्रा नदी को प्रवाहमान बनाने के लिए शिप्रा नदी की सहायक 22 नदियों का गहरीकरण किया जा रहा है। इन नदियों के गहरीकरण के लिए उज्जैन शहर और आसपास के ग्रामीण, किसान, समाजसेवी संस्थाएं और स्कूल के बच्चे भी श्रमदान कर अपना सहयोग दे रहे हैं। उज्जैन में बीते 2 वर्षों से जन सहभागिता से ये महाअभियान चलाया जा रहा है और इसका सुखद परिणाम अब हमारे सामने है। शिप्रा नदी की मुख्य सहायक नदी आज पानी से भरी हुई दिखाई दे रही है और आंशिक प्रवाहमान भी है। शिप्रा फिर से प्रवाहमान हो, इसके लिए उसकी सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान विगत 2 वर्षों चलाया जा रहा है। अभी हम जिस स्थान पर खड़े हुए हैं ये माँ चंद्रभागा नदी है जो शिप्रा की सहायक नदी है जिस पर विगत 2 सालों से यहाँ काम किया गया जन सहयोग से आसपास के किसानों को लेकर और इसके बहुत ही सुखद परिणाम हमारे सामने हैं। शिप्रा नदी को सतत प्रवाहमान बनाने के लिए इसमें मिलने वाली 22 सहायक नदियों को चिन्हित किया गया है। इनका गहरीकरण किया जा रहा है। पानी को रोकने के लिए छोटे छोटे स्टॉप, डैम और अन्य जल संरचनाएं और पौधारोपण जैसे उपाय किए जा रहे हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने सारी नदियों को जोड़ने का जो अति महत्वाकांक्षी उनकी जो योजना थी, उस योजना के आधार पे ही शिप्रा के पुनः प्रवाहमान बनाने का जो ये कार्यक्रम है चलाया गया। पिछले 2 वर्षों से इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है शिप्रा संवर्धन एवं संरक्षण अभियान के तहत। शिप्रा मोक्षदायिनी है।
यहाँ पर हर वर्ष सिंहस्थ का आयोजन होता है। महाकाल मंदिर और महाकाल लोक के कारण हजारों लाखों श्रद्धालु नियमित रूप से यहाँ आते हैं। उनको साफ और स्वच्छ पानी मिले और शिप्रा फिर से प्रवाहमान हो, इसके लिए उसकी सहायक नदियों को पुनर्जीवित करना बहुत जरूरी है। अगर ये अभियान इसी तरह चलता रहा तो आने वाले 4-5 साल में शिप्रा पानी से लबालब भरी होगी। निश्चित रूप से कोई एक व्यक्ति या कोई एक संस्था ये काम नहीं कर सकती। इसके लिए बड़ी संख्या में जन भागीदारी देखने को मिली है और इस जन भागीदारी ने इसे एक अभियान का रूप दे दिया है। इस अभियान से आसपास रहने वाले सभी लोग जुड़े हैं। हजारों की संख्या में किसान जिनके खेत हैं, उन्होंने सहयोग किया है। शहरी क्षेत्र की स्वयंसेवी संस्थाओं ने सहयोग किया और सबके सामूहिक प्रयासों का नतीजा सकारात्मक सामने आ रहा है। ये जल संरक्षण का एक आदर्श उदाहरण है जो आज हम सबके सामने है। आसपास के किसानों को सिंचाई के साधन बढ़े हैं, कुओं का वाटर लेवल बढ़ा है, ट्यूबवेल का वाटर लेवल बढ़ा है और किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ी है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है। लगातार 2 वर्षों से ये कार्य चल रहा है। दोनों किनारों पर पौधारोपण भी किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में लगभग 10,000 लोगों ने यहाँ पर स्वेच्छा से श्रमदान किया है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए उज्जैन से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिना प्रोसेसिंग के सीधे खाए जाने वाले सोयाबीन की खेती अब उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी हो सकेगी। इंदौर के भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान IISR के वैज्ञानिकों ने लंबे अनुसंधान के बाद ऐसे सोयाबीन की पहली किस्म विकसित करने में कामयाबी हासिल की है। IISR के अधिकारियों का कहना है कि प्रोटीन से भरपूर ये किस्म पहाड़ी क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या से निपटने में मददगार साबित हो सकती है। NRC 197 नामक इस किस्म को विकसित करने वाले 2 सदस्यीय अनुसंधान दल में शामिल प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर विनीत कुमार ने बताया है कि ये पहली बार है कि जब उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के लिए इस तरह के सोयाबीन की किस्म विकसित की गई है। उन्होंने बताया है कि उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों की जलवायु के मद्देनजर विकसित NRC 197 नामक यह किस्म कुनिटिज ट्रिप्सिन इनहिबिटर से मुक्त है। सोयाबीन की NRC 197 किस्म में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है और इसकी खेती को बढ़ावा देकर पहाड़ी इलाकों में कुपोषण की समस्या से निपटने में मदद मिल सकती है। अधिकारियों ने बताया है कि NRC 197 की एक खूबी ये भी है कि इसकी फसल पहाड़ी इलाकों में उगाई जाने वाली सोयाबीन की आम किस्मों के मुकाबले जल्दी पक जाती है। यह किस्म पहाड़ी इलाकों में बुआई के बाद 112 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। सोयाबीन की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के 54वें वार्षिक समूह सम्मेलन में NRC 197 को उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में उगाए जाने के लिए बाकायदा चिन्हित कर लिया गया है। वैश्विक रोबस्ट कीमतों में बढ़ोतरी प्रवृत्ति के कारण मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए भारत का कॉफी निर्यात मूल्य के मामले में एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। मात्रा में मामूली गिरावट के बावजूद शिपमेंट एक नए रिकॉर्ड पर था। डॉलर के संदर्भ में भारतीय कॉफी शिपमेंट ने 2022-23 वित्तीय वर्ष में 1.12 बिलियन डॉलर से अधिक 12.5% की वृद्धि दर्ज की है और 1.26 बिलियन डॉलर हो गई है। और इसी तरह से रुपए के संदर्भ में निर्यात 16% बढ़कर 9,033 करोड़ से अधिक 10,491 करोड़ हो गई है। कॉफी बोर्ड के सचिव और CEO KG जगदीश ने कहा है कि भारतीय कॉफी के लिए अच्छी बाजार कीमतें ब्राजील और वियतनाम में आपूर्ति पक्ष में व्यवधान जैसे कारकों के संयोजन ने निर्यात को बढ़ाने में मदद की है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में हमारी निर्यात मात्रा मुख्य रूप से इंस्टेंट कॉफी से बढ़ी है और भारत ही वह देश है जिसने विश्व को विश्वविद्यालय की अवधारणा दी है। एक समय भारत में हजारों पारंपरिक गुरुकुल थे और अच्छी खबर यह है कि अब फिर से गुरुकुल शिक्षा फल फूल रही है और ऐसी ही एक गुरुकुल है कर्नाटक में कन्या गुरुकुल, जहां लड़कियों को गुरुकुल प्रणाली में पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा दी जाती है।
चट्टानों के जोड़ों के बीच से बहती कावेरी नदी। पवित्र कावेरी नदी के पानी से नहाए चट्टानों पर बैठी ध्यान करती ये सफेद कपड़े पहनी महिलाएं, पेड़ों की छाया के नीचे धारा प्रवाह संस्कृत श्लोक बोलती ये छात्राएं। जी हाँ, ये दृश्य है कर्नाटक के मांड्या जिले के श्रीरंगपट्टनम में गंजम के पास कन्या गुरुकुल का। कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः अनंत विजयं राजा। कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। एक कहावत है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये देखिए किस तरह इस गुरुकुल में एसएससी उत्तीर्ण लड़कियों को भारतीय शास्त्रीय संस्कृति, संस्कृत, वेदोपनिषद के साथ साथ अंग्रेजी वार्तालाप की भी शिक्षा दी जाती है। राधे 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 गोविंदा। यहाँ योग, ध्यान, खेल, कृषि और संस्कृत वार्तालाप भी सिखाया जाता है। एक अलग सोच के साथ साल 2003 में डॉक्टर के सुब्रमणी ने इस गुरुकुल की स्थापना की थी। ये गुरुकुल एक दशक से पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा में रुचि रखने वाली लड़कियों को 2 साल तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ ये गुरुकुल विरासत को भी संरक्षित करने का काम कर रहा है। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। एक तरफ जहां आज की युवा पीढ़ी पश्चिमी संस्कृति की आदी होती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए कितनी सुखद है। किस तरह विदेशों से लड़कियां यहां आ रही हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ये है कैलिफोर्निया की श्रुति कीर्ति शंकर, जो अमेरिका से यहां आकर पढ़ाई कर रही हैं। उनका कहना है कि जब वो समर कैंप में आई तो गुरुकुल शिक्षा से आकर्षित होकर पारंपरिक शिक्षा सीखने के लिए यहाँ आ गई। सुषुप्त्येकसिद्धः तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। गुरुकुल शिक्षा एक बार फिर समय की मांग है। हमने इसके बारे में सुना, यहाँ आकर एक अलग ही अनुभव हुआ। मैं चाहती हूँ कि हर माता पिता अपने बच्चे को एक बार गुरुकुल की शिक्षा जरूर दें। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। यहाँ शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं को पारंपरिक कृषि के बारे में भी सिखाया जाता है। अपूर्वा कहती हैं कि बहनों को वेदांत और संस्कृत पढ़ाने से उन्हें बहुत खुशी मिलती है। तो मेलुकोंटे झांसी इस बात पर खुशी जाहिर कर रही हैं कि वेद उपनिषद के साथ साथ कृषि, नृत्य और संगीत सीखना एक खुशी की बात है। बच्चियां जानती है कि कहीं ना कहीं समाज का बहुत बड़ी हाथ है इनका पढ़ाई और शिक्षा में। तो हम चाहते हैं कि 2 साल की पढ़ाई के बाद जब बच्चियां बाहर जाते हैं वो इस चीज़ को जाने और अपनी पूर्ण तन मन धन से अपनी संसार को, अपनी संस्थाओं को, अपनी परिवार को वापस दें। रायचूर जिले की उषा संस्कृत में पारंगत है और गुरुकुल की संपूर्ण गतिविधियों के बारे में बताती है, जिसमें जप, तप, ध्यान, योग, भगवत गीता, कृषि गतिविधियां और वैदिक मंत्रों का जाप शामिल है। भारतीय परंपरा और संस्कृति के संरक्षण करने वाले इस गुरुकुल में पढ़ी युवतियों ने अपने बच्चों को संस्कृत और परंपरा सिखाने का फैसला किया है। ये गुरुकुल चुपचाप भारतीय पारंपरिक शिक्षा के पुनरुद्धार की नींव रख रहा है। कर्नाटक के मांड्या से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में आप बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर के किसान सरसों की पकी फसल की कटाई कर लें, साथ ही इन्हें अच्छे से भंडारित भी कर लें। हिमाचल प्रदेश में किसान शिमला मिर्च, भिंडी, फ्रेंच बीन्स, टमाटर और खीरे की नर्सरी लगा ले। वहीं उत्तराखंड के किसान सरसों और मटर की कटाई और तुड़ाई जारी रखें। उत्तराखंड में इस समय मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है। पंजाब के किसान खड़ी फसलों, सब्जियों और बगीचों की समय पर सिंचाई करें। यहाँ किसान मिर्च,
बैंगन और कद्दू वर्गीय सब्जियों का रोपण कर सकते हैं। पंजाब में इस समय मक्का, ज्वार और बाजरा की भी बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान नींबू, आम, अमरूद और बेर के पौधे लगा सकते हैं। हरियाणा में किसान गेहूं की फसल की समय पर सिंचाई करें। साथ ही यहाँ सरसों की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। दिल्ली में किसान सरसों की पकी फसलों की कटाई कर लें। दिल्ली में इस मौसम में मूंग, उड़द, फ्रेंच बीन, लोबिया, भिंडी और लौकी की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान खड़ी फसलों और सब्जियों की समय पर सिंचाई करते रहें। राजस्थान में किसान लौकी, कद्दू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, ककड़ी, तरबूज और खरबूजा की बुवाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र के कोंकण में किसान आम, काजू और तरबूज की पकी पौध की तुड़ाई जारी रखें। कोंकण के किसान मूंगफली और मूंग की फसलों की समय पर सिंचाई करते रहें। वहीं पूर्वोत्तर भारत के असम में किसान जूट की बुवाई कर ले। यहाँ के किसान इस समय केले और अदरक के पौधों का रोपण कर सकते हैं। वहीं मेघालय में किसान मटर की पकी पौध की तुड़ाई कर ले। साथ ही यहाँ के किसान मिर्च, बैंगन और फ्रेंच बीन्स की बुवाई जारी रखें। अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आर्द्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। और मौसम खबर के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 6.50% पर स्थिर रखने का फैसला लिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में रिटेल महंगाई दर 4.9% रहने का अनुमान जताया है। आयकर विभाग का कहना है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न जमा कराने से संबंधित फॉर्म ई फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है। असम में 21 किलोग्राम का नशीला पदार्थ जब्त किया गया है। असम एसटीएफ और कछार पुलिस के संयुक्त अभियान में इसे जब्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहारों और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने मुरादाबाद में अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर फ्लैग मार्च निकाला। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला जिले के उरी इलाके में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने जेल से चिट्ठी लिखी है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चूरू में चुनावी जनसभा को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश विकसित भारत के संकल्प पर काम कर रहा है, जिसमें राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केरल के अटिंगल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के लिए चुनाव प्रचार कर भाजपा के पक्ष में मतदान का आग्रह किया। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।